हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि संडे को हमारी करंट अफेयर की वीडियो आती है। इस क्रम में ये मेरा दूसरा लेक्चर होगा। देखिए, करंट अफेयर का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। बहुत सटीक होता है, बहुत कम होता है, बट ठीक तरह से हमको ये समझना पड़ता है कि क्या चीज़ हमें इसमें पढ़नी है और क्या चीज़ हमें इसमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, उसी दृष्टिकोण से आज मैं जो बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड वन रिपोर्ट पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, करंट अफेयर में जो ग्रुप सी करंट अफेयर है ना, उसमें कभी भी ये मत सोचना कि पिछले 3 महीने का आता है, पिछले 4 महीने का आता है, ऐसे नहीं। इसमें ट्रेडिशनल जो करंट अफेयर होता है ना, वो इसमें आता है। ट्रेडिशनल मतलब समझते हो, जो थोड़ा सा जीके के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो थोड़ा सा जीके, जैसे आपका कोई चीज़ अगर आपकी इस साल हो गई है, अब वो अगले 4 साल नहीं होने, जैसे आपका वर्ल्ड कप है। ठीक है, वो अभी यहाँ पे मैंने मान लिया 2022 में हो गया, तो अब वो 4 साल बाद ही होगा। तो इसका मतलब वो वर्ल्ड कप आने वाले 4 सालों में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी देखो, अभी इसी महीने हो रखा है, तो तभी वो करंट का हो गया। अभी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वही करंट अफेयर आपका ट्रेडिशनल बन जाएगा। तो आपको थोड़ा सा अपनी अप्रोच को थोड़ा सा आपको ठीक है एग्जाम के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। तो इस क्रम में आज बात करें उत्तराखंड की वन रिपोर्ट में यहाँ पे चर्चा करूंगा। देखिए, यहाँ पे पहले सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, उत्तराखंड की जो अभी यहाँ पे वन रिपोर्ट आई थी वो 2021 में आई थी, पहली बात। और ये जो वन रिपोर्ट थी वो आपकी 17वीं वन रिपोर्ट थी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है। उत्तराखंड की जो पहली वन नीति आई थी, उत्तराखंड की पहली वन नीति जो आई थी, ये वन नीति आई थी आपके 1894 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, जब भारत आजाद हो गया तो आजाद जो हमारा भारत हो गया, ठीक है, इसकी पहली हमारी जो वन नीति आई थी आजाद भारत की, ठीक है, ये आई थी आपकी 1952 में। 1952 में हमारी आजाद भारत की पहली वन नीति आई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, लेकिन आजाद भारत की हमारी पहली वन रिपोर्ट, ठीक है, हमारी जो पहली हमारी जो वन रिपोर्ट आई, वन रिपोर्ट, ठीक है। देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे वन नीति अलग होती है। वन नीति क्या होती है, मतलब नीति का मतलब होता है पॉलिसी। जो हमारे वन है उन्हें हमें किस तरह से हमें ठीक करना है, किस तरह से उसके फॉरेस्ट एरिया को हम बढ़ाना है, क्या हमें चीजें करनी है, उसके लिए पॉलिसी करना, बेसिकली डेवलपमेंट करना, वो हमारा नीति के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट का मतलब क्या है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है वास्तव में। नीति का मतलब हम क्या क्या करेंगे, रिपोर्ट का मतलब कितनी प्रोग्रेस वास्तव में हुई है। ठीक है, तो पहले हमारी जो वन रिपोर्ट आई यहाँ पे भारत के अंदर, ठीक है, वो आई थी ध्यान रखना पे 1987 में, हो गया। 3 मैंने आपको यहाँ पे बेसिक बात आपने ध्यान रखी यहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे कुछ बात आप और ध्यान रखिएगा वन रिपोर्ट के बारे में। पहली बात, भारत का इस टाइम पे, मैं अभी उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड का जो आपका यहाँ पे वृक्षावरण है, ठीक है, वनावरण, चलो मैं पहले वनावरण देख लेता हूं। वनावरण, 3 बात आपको ध्यान रखना, एक वनावरण, दूसरा वृक्षावरण, और तीसरा आपको ध्यान रखना पे अभिलेखी वन क्षेत्र। आपको 3 बात आपको ये ध्यान रखनी है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये तीनों चीजें होती क्या है। ठीक है, देखिए आप, वृक्षावरण का मतलब होता है, वनावरण का मतलब होता है जहां तक आपका वन जो है फैला हुआ है। बेसिकली आप इसको बोलते हो जंगल। ये आपका क्या होता है, आपका ये आपका जंगल है। ठीक है, जंगल मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, जहां पे आपके पेड़ पौधे, ठीक है, नदी पहाड़ पर्वत सब कुछ है, उसे हम क्या बोलते हैं, जंगल बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसकी जो परिभाषा यहाँ पे 1 हेक्टेयर से, ठीक है, जो बड़ा एरिया होता है, 1 हेक्टेयर से आपका जो बड़ा एरिया होता है ज्यादा, उसको हम यहाँ पे वृक्षावरण की श्रेणी में रखते हैं। क्या पे उसको यहाँ पे वनावरण की श्रेणी में रखते हैं। वृक्षावरण नहीं, वनावरण की हमको श्रेणी में रखें। किसका पे, अगर 1 हेक्टेयर से अगर बड़ा अगर हमारे पास यहाँ पे जो हमारा जंगल है, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, वनावरण। वो हमारा वनावरण का एरिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा वृक्षावरण क्या होता है। वृक्षावरण बेसिकली क्या है, ये जो जंगल है ना, जंगल का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा। ठीक है, एक जो जंगल का एक छोटा हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं क्या, वृक्षावरण। बेसिकली बात क्या होती है, अगर 1 हेक्टेयर से अगर आपका कम एरिया है, मतलब छोटा एरिया है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये एरिया हमारा कैसा यहाँ पे वृक्षावरण है। देखिए, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, जहां तक आपका जंगल है। देखिए, जंगल में आपका नदी भी हो सकती है, पहाड़ भी हो सकता है, झरने भी हो सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, ठीक है, चट्टाने भी हो सकती हैं। लेकिन वृक्षावरण में इसे बोलते हैं ट्री कवर, जहां पे पेड़ है उसे हम बोलते हैं ट्री कवर एरिया। ठीक है, तो देखिए ना, अगर 1 हेक्टेयर से अगर ऊपर है तो बोलेंगे वनावरण, 1 हेक्टेयर से अगर कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वृक्षावरण। ठीक हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा,
अभिलेखी क्या वन क्षेत्र सर क्या होता है? ये ऐसे वन क्षेत्र हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में, सरकार के रिकॉर्ड में सरकार ने बोल रखा कि यहां पे वन है, यहां पे वन मतलब ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट। सरकार इसकी बात नहीं करता, कभी भी इसकी बात नहीं हो रही है। ये क्या पे सरकार के अभिलेख क्या होते हैं? कहीं पर भी लिखी हुई कोई भी बात होती है उसे अभिलेख कहा जाता है। कभी ना कभी मैंने आपको ये बताया होगा। देखिए पे कहीं पर भी लिखी हुई कोई भी बात होती है, हम उत्तराखंड के अंदर बोलते हैं ना, इसका अभिलेख यहां मिला, उसका अभिलेख यहां मिला, इतिहास में हम बोलते हैं। तो अभिलेख मतलब क्या है? किसी के द्वारा किसी भी कालखंड में लिखी हुई कोई भी बात होती है उसे अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो सरकार ने जो चीजें अपने रिकॉर्ड में लिखी है, ठीक है, किसके बारे में? वनों के बारे में, उसे बोलते हैं अभिलेखी वन क्षेत्र। आपको अंतर समझ में आ गया? ठीक है, तीन बातों में आपको यहाँ पे अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं आपकी वृक्षावरण क्या होता है, आपका वनावरण क्या होता है, और आपका यहाँ पे अभिलेखी वन क्षेत्र क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट आई है, ये क्या बोलती है? ये कहती है कि हमारा जो यहाँ पे वनावरण है, यानी फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये हमारा वनावरण हमारे यहाँ पे है 24,305, ठीक है, किलोमीटर का स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसा बताता है, ठीक है, कितना मतलब 24,305 वर्ग किलोमीटर है, इस बता रहे। ध्यान रखना, जो हमारा वनावरण है, जो हमारे जंगल होते हैं, देखो कहीं पे पेड़ हमारे ज्यादा होते हैं, कहीं पे पेड़ हमारे कम होते हैं, कहीं पे पेड़ हमारे बहुत कम होते हैं। तो इसी आधार पे जो आपका ये वनावरण है, यानी कि जंगल है, इसे 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं? यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे पहले होते हैं अति सघन वन। अति सघन वन, अति सघन वन। सघन मतलब क्या होता है? डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है? मतलब भैया जैसे मैंने मान ली ये एरिया है, ये क्षेत्र है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, घन ज्यादा है, ठीक है, सघन मतलब घन ज्यादा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मतलब इसमें जो पेड़ है वो क्या है पे नजदीक नजदीक है, ये हम बोलेंगे सघन वन है। अगर एक दूसरा एरिया आपका ऐसा है, दूसरा आपका एरिया आपका ऐसा है, इसमें क्या यहाँ पे जो पेड़ है वो थोड़ा ज्यादा दूरी पे है, ऐसा है, इसे हम बोलेंगे मध्यम सघन। इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे मध्यम सघन, इसे हम बोलेंगे मध्यम सघन। और तीसरा होता है अति सघन, मध्यम सघन, और तीसरा होता है आपका निम्न सघन। निम्न सघन वाला एरिया, सघन मतलब इसमें जो पेड़ है वो आपके बहुत ज्यादा, एक यहां है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक, बस ऐसा वाला। इसे हम क्या बोले? देखो क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन पेड़ अति सघन, कम सघन, और कैसे यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा कम सघन। ठीक है, अब ये आखिर ये सघन ये कितने कितने हैं, जरा मैं ये भी देख लेता हूं। देखिए यहाँ पे जरा अब मैं आपका पे समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए अति सघन जो हमारे वन है, इनका जो परसेंटेज है वो हमारा 9% है। 9% हमारे जंगल में अभी कैसे बने? यहाँ पे अति सघन वन है। ठीक है, मध्यम सघन वन जो है ये आपके 23% है। 23% हमारे जो वन है वो हमारे कैसे यहाँ पे मध्यम सघन वन है। ठीक है, और निम्न सघन जो वन है हमारे, ये हमारे हैं 12%। आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने बोला मैंने? यहाँ पे 12% वन है। ठीक, चलिए दूसरा आपको ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे वृक्षावरण। वृक्षावरण, वृक्षावरण मतलब क्या? ट्री कवर। ट्री कवर का हमारा जो एरिया है वो हमारा है 1001 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर हमारा इसका एरिया है, आपको याद रखना है। तीसरा है अभिलेखी वन क्षेत्र। देखिए अभिलेखी वन जो क्षेत्र होते हैं, अभिलेखी वन जो क्षेत्र है, ठीक है, इनकी ये हमारे पास कितने इस टाइम पे सरकार के रिकॉर्ड में 38,000 वर्ग किलोमीटर का जो हमारा एरिया है वो हमारा अभिलेखी वन क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। आपको बात क्लियर हो रही है? बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे अब देखिए आपको वन रिपोर्ट के बारे में कुछ बात आपको और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे आपको इसमें ध्यान रखना है सर्वाधिक। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर्वाधिक। सर्वाधिक आपको ध्यान रखना है। देखिए सर्वाधिक में क्या आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या? सर्वाधिक में आपको यहाँ पे 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम बोलते हैं ना सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम, कहां सर्वाधिक कहां न्यूनतम, बस ये 2 बात ध्यान रखना आपको। मैंने यहाँ पे चलो मैं हेडिंग सर्वाधिक और न्यूनतम करता हूं, न्यूनतम, न्यूनतम मैं ऐसा करता हूं। अब ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको ये सर्वाधिक न्यूनतम में आपको 3 बात ध्यान रखनी है। पहली बात देखो गिनती में सर्वाधिक न्यूनतम। ठीक है, हम गिनेंगे 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़, गिनती में क्या है? सर्वाधिक है। पहले हम ये देख लेंगे। दूसरा हम देखेंगे प्रतिशत में सर्वाधिक और न्यूनतम। प्रतिशत में सर्वाधिक और न्यूनतम पहले देंगे, गिनती में सर्वाधिक न्यूनतम, फिर देखिए हम परसेंटेज में सर्वाधिक न्यूनतम, और तीसरा हम देख लेंगे यहां पे जो हमारा वनावरण है उसमें वृद्धि कृत्य हो। ध्यान रखना सर्वाधिक न्यूनतम केवल वनावरण में देखते हैं। ठीक है, वृक्षावरण में नहीं देखते हैं। वृक्षावरण तो छोटा सा एरिया होता है, उसमें क्या दिखते हैं? ठीक है, हम किस पे? वनावरण, यानी जंगल, हमारे जंगलों में कैसा कैसा है वैसा हम देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे वृद्धि।
तीसरे में यहाँ पे वृद्धि देखते हैं, मतलब कहां पे वृद्धि ज्यादा हो रही है, कहां कम हो रही है। ठीक है, देखिए जब मैं गिनती की बात करता हूं, तो सर्वाधिक जो हमारे पेड़ हैं गिनती में, ठीक है, हमारे जो सर्वाधिक पेड़ हैं ये हमारे हैं पौड़ी में। कहां पे? पौड़ी के अंदर। ठीक है, न्यूनतम हमारे जो पेड़ हैं, सबसे कम जो हमारे पेड़ हैं वो हमारे हैं उधम सिंह नगर में। कोई दिक्कत? ठीक हो गया। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होता है वैसे आपको नॉर्मली पता होगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे सपोज दैट एक आपका ये एरिया है, एक आपका ये एरिया है, ठीक है, जिसमें क्या यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिसमें इतने वन है, मैंने बोल दिया यहाँ पे इसमें इस वाले पूरे एरिया में इतने क्षेत्रफल में वन है, ये पूरे वन वाला एरिया है। ठीक है, और एक ऐसा पूरा एरिया है, एक ऐसा पूरा एरिया है। ठीक है, इसके इतने क्षेत्रफल में वन है, इतने क्षेत्रफल यहाँ पे ये आपके इतने में ये वन दिख रहे हैं। तो हमको क्या दिख रहा है? हमको ये दिख रहा है इसका एरिया बड़ा है, मैंने ठीक आधा कर दिया, इसके 50% यहाँ पे क्या है? वन है। ठीक है, इसके मैंने देख रखा ये अगर टोटल है तो 50, इसका आधा लगभग ये होना चाहिए, तो आधे से ज्यादा इसमें लगभग 70% वन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। लेकिन जो वन है यहाँ पे देखो पेड़, अगर मैं इनको पेड़ मान लूं 1 2 3 4 5, यहां 5 पेड़ है, 1 2 3 4 5 6 7, गिनती में यहां ज्यादा है लेकिन परसेंटेज में यहां कम दिख रहे हैं क्योंकि पूरा एरिया भी ज्यादा है इसका। यहां गिनती में मुझे क्या दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में यहां मुझे यहां पे ज्यादा दिख रहे हैं। आप बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परसेंटेज में कम ज्यादा कहां है आप ये ध्यान रखना। देखिए परसेंटेज में सर्वाधिक जो आपके वन है ये आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। कहां आपके? ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे कम आपके परसेंटेज में भी सबसे कम आपके ये आपके उधम सिंह नगर में ही है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वृद्धि की बात कर देता हूं, वृद्धि में आप यहां पे ध्यान रख लेना, परसेंटेज में देखिए वृद्धि की बात करते हैं, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है, रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। 2019 में इसमें लास्ट रिपोर्ट आई थी, तो 19 और अभी हम 21 के बीच की बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो आपकी फिर से नैनीताल में हुई है। नैनीताल ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाला आपका इधर आ गया। और सर्वाधिक जो आपकी न्यूनतम वृद्धि जो हुई है वो आपकी उधम सिंह नगर में ही है। कोई दिक्कत? बस वन रिपोर्ट के बारे में अगर आपको इतनी बात आपको पता है तो भाई इसकी आगे आपको कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, एक बात अगर आप यहां पे करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि जो भारत है, देखिए यहां पे भारत, ठीक है, भारत में भी जो वन है वो लगभग 21% वन है। कितने वन है यहाँ पे? 21% आपके यहां पे वन है। ठीक है, और भारत में जो मैक्सिमम जो सर्वाधिक वन है वो आपके एमपी में है। ठीक है, किसमें सर? गिनती में। अगर पेड़ गिनोगे गिनती में सर्वाधिक वन यहां पे है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो सर्वाधिक वन आपके मिजोरम में है। मिजोरम में क्या है? यहां पे आपके सर्वाधिक वन है। मैंने आपको एक बात ये समझाने का यहां पे प्रयास कर दिया है। ठीक हो गया है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भारत में कितने बोला मैंने? यहाँ पे भारत में कितना? लगभग 21%। ठीक है, पूरे भारत में मैक्सिमम यहाँ पे एमपी में गिनती में, और मिजोरम में कितने यहाँ पे? सर्वाधिक परसेंटेज में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये रही आपकी वन रिपोर्ट के बारे में आपको इतना ही पढ़ना आपका पे। ठीक है, चलिए करंट अफेयर का मैं एक दूसरा टॉपिक यहां पे हम बात करते हैं। चलिए वन रिपोर्ट की बात आप बात करते हैं यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अपने पेपर में लगभग एक आध पेपर अगर आप दोगे ना तो आपको एक पेपर यहाँ पे छपा हुआ आपको दिख जाएगा पेपर में क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में पहले तो आप दो बेसिक बातें जान लो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनकी शुरुआत जो हुई थी 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। 1954 में 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहला जो दिया गया था फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे ये माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए इनको सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक बात बेसिक बात में आप ये जान लें यहाँ पे कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये पुरस्कार आपका 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ये 24 भाषाओं के लिए पुरस्कार आपका दिया जाता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी तक आपने यहाँ पे 2-3 बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब देखिए यहाँ पे 24 भाषाओं में दिया जाता है ये, लेकिन ये सब भाषाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आपको क्या करना है, केवल जो मैं आपको ये 5 बता रहा हूं ना, इन्हीं 5 को आपको याद कर लेना है। इन्हीं 5 में से आपसे पूछ लेगा कि किस भाषा के लिए किसको दिया जाता है। ध्यान रखना बढ़िया। देखिए सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के लिए, नॉर्मली अंग्रेजी भाषा के लिए कम दिया जाता है, बहुत ही कम, लेकिन इस बार अंग्रेजी भाषा के लिए ये दिया गया है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के लिए जो दिया गया पे एक लड़की का नाम आता है नमिता गोखले को यहां पर दिया गया है। गोखले,
ठीक है। इन्होंने एक नोवेल लिखा है, उस नोवेल का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इनकी एक पुस्तक का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ध्यान रखना इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे ये नहीं पूछे, एक बार के लिए आपसे पूछेगा थिंग्स टू लीव बिहाइंड जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, नमिता गोखले ने। बेसिकली बेटे क्या है, ये एक नोवेल है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। बांग्ला भाषा, दूसरी भाषा बांग्ला है, इसके लिए यहां पर देखिए आप इसके लिए ब्रत्या, ठीक है, ब्रत्या बसु को यहां पर दिया गया है, ब्रत्या बसु को इसके लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इनकी एक रचना है मीर जाफर, इनकी एक रचना है मीर जाफर, मीर में बड़ी मीर आ जाएगा, ठीक है, मीर जाफर ओ अनन्या, मीर जाफर ओ अनन्या, अनन्या, इनकी कुछ इस तरह की किताब है जिसके लिए इनको यहाँ पे बांग्ला भाषा में इनको यहाँ पे साहित्य अकेडमी दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पे पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा के लिए जो यहाँ पे दिया गया है वो खालिद हुसैन को दिया गया है, खालिद हुसैन को यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है। इनकी एक किताब है, इसका नाम है सूला दा सालम, सूला दा सालम इनकी एक किताब है, रचना है, इसके लिए इनको ये दिया गया, ठीक है। चलिए, हिंदी के लिए जो दिया गया है ये आपका यहाँ पे दया प्रकाश सिन्हा को यहाँ पे दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा को यहाँ पे दिया गया है। इनकी किताब है सम्राट अशोक के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखना पे, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये खाली आपको कॉपी में लिखने नहीं है, ये याद करने हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, एग्जाम में अगर आएंगे ना, अगर आपने पढ़ भी रखा है लेकिन ठीक से रट नहीं रखा है ना, रटना ही पड़ता लिटरली इनको, अगर आपने रट नहीं रखे ना तो आप इनका ऑप्शन ठीक कर नहीं पाओगे, आपको सब सुने लगेंगे, लेकिन आप वहां पे चारों में फिर आपको ये है ऐसा करना। तो जो कंफ्यूजिंग वाली चीजें होती है ना उनको रटना ही पड़ता है, डिट्टू रटना पड़ता है, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, कैसे करके क्या लिंक बनाओगे आप, कैसे करोगे वो आप जानो, ठीक है। देखिए यहाँ पे संस्कृति के लिए यहाँ पे जो दिया गया है, संस्कृति के लिए इस बार यहाँ पे जो दिया गया नाम लिखो, ठीक है। यहाँ पे एक नाम आता है विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, विंदेश्वरी मैं भूल गया था, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को यहां पे दिया गया है। इनकी किताब है, उस किताब का नाम है यहाँ पे, ठीक है, लिखो श्री जाति शंखनाद, इनको श्री जाति शंखनाद के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये 5 भाषाओं में यहाँ पे आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये इनकी किताबें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रख लेनी है, ठीक। साहित्य अकादमी की बात अब जरा बात करते हैं ज्ञानपीठ के बारे में, ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सबसे ऊंचा पुरस्कार होता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार ही होता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए यहाँ पे, इसके बारे में पहले 2 बात देख लो यहाँ पे, इसकी शुरुआत, इसकी मैं शुरुआत की बात करता हूं तो इसकी शुरुआत 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, और पहला ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया गया था वो 1965 में दिया गया था, वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को, जी शंकर जो कुरूप है इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं ये जो अपनी 8वीं अनुसूची के अंदर जो अपनी 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भाषा में आपने कुछ सर्वोच्च लिख रखा हो तब उसके लिए आपको ये दिया जाता है, ठीक है। तो जी शंकर कुरूप जो थे इन्होंने मलयालम भाषा में अपना साहित्य लिखा था, तो उसके लिए इनको ये दिया गया था, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको पहला याद रखना है फर्स्ट किसको मिला था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2021 के लिए किसको दिया गया था ये, और 2022 के लिए, बस अगर आपको इतना पता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2021 के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, ये आपका असमिया भाषा के लिए दिया गया था, असमिया भाषा के लिए दिया गया था, ठीक है। ये जिसको दिया गया था उनका नाम था नीलमणि काफूर, नीलमणि कपूर, उनका नाम था नीलमणि कपूर, आप ध्यान रख लेना, नीलमणि कपूर, मैंने लिखने का प्रयास किया साफ, ठीक है, नीलमणि कपूर। दूसरा जो यहां पे दिया गया था ये दिया है कोंकणी भाषा के लिए, जो दूसरा दिया गया पे कोंकणी भाषा के लिए यहाँ पे, इसमें एक आदमी का नाम आता है दामोदर मोजे, ठीक है, एक आदमी का यहाँ पे नाम आता है दामोदर मोजे, ठीक है, दामोदर मोजे या दामोदर मोजो, ठीक है, इनको यहाँ पे दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का आपका ये 2-3 बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक।
चलिए भाई, इससे अलावा आपको ज्ञान के बारे में फिलहाल भी कुछ याद नहीं रखना है। शुरुआत 1961 में हुई थी, जी शंकर ग्रुप को ये पहला मिला था, मलयालम के लिए मिला था, और असमिया भाषा के लिए 2021 में जो मिला है नीलमणि कपूर को मिला है। इसका जो नंबर है ये ध्यान रखना पे, ये 56वें नंबर का है और ये आपके 97वें नंबर का मिला है, ठीक है। 57वें नंबर का 2023 के लिए, अब 98 मिलेगा, वो अभी तक दिया नहीं गया, ठीक है। चलिए इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। देखिए टोक्यो ओलंपिक जो है हुए तो 2021 में थे, लेकिन ध्यान रखना ए बूढ़ा नहीं होता, ए जवान ही रहेगा, ठीक है। छपने वाला क्वेश्चन बनता है, हल्के में लेने का नहीं है, पेपर में क्वेश्चन आ ही जाता है। यहां से एक बात समझिएगा पे, टोक्यो ओलंपिक जो अभी 2021 में हुए थे, ये पहले 2020 में होने थे, लेकिन 2020 में कोविड की वजह से ये हो नहीं पाए थे। तो 2021 में जो हुए थे यहाँ पे, वो इसका 32वां संस्करण था। ध्यान रखना पे, 32वां ओलंपिक हुए थे। टोक्यो कहां पर था? जापान के अंदर, ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो, टोक्यो में ये हुए थे। इससे पहले जो इसका 31वां संस्करण था, वो इसका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। वो आपको ध्यान से रखना, ज्यादा है नहीं, ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन फिर बता दें यहाँ पे। लेकिन इसका जो आपका अगला संस्करण है 33वां जो होना है, 33वां, ठीक है, ये आपका होगा फ्रांस में। ये आपका पे फ्रांस के अंदर यहाँ पे खिलाएगा। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये पेरिस में होगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। टोक्यो ओलंपिक जो 32वां होता है यहाँ पे 2021 के अंदर, क्या क्या इसमें हुआ था। देखिए इसमें सर्वाधिक पदक, बस इसमें जो सर्वाधिक जो इसमें पदक मिले थे, सर्वाधिक पदक इसमें यूएसए को मिले थे, अमेरिका को। सर कितने मिले थे? 113, 103 पदक सर्वाधिक पदक थे। बस इसके बारे में इतना ही, छोड़ दो इसको अब यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए भारत की बात करता हूं। पदक तालिका में भारत का जो स्थान था वो 48 स्थान था। भारत ने बेटे टोटल मिलाकर के यहाँ पे 7 पदक जीते थे। यहाँ पे टोटल कितने पदक? यहाँ पे 7 पदक भारत ने जीते थे। जो 7 पदक थे, इन 7 पदकों में यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे एक इसमें आपका गोल्ड जीता गया था, एक इसमें गोल्ड मेडल था, ठीक है। 2 पदक इसमें आपके यहाँ पे 2 थे रजत, यानी कि सिल्वर मेडल, ठीक है। 2 यहाँ पे रजत पदक थे, और यहाँ पे 4 आपके यहाँ पे कांस्य पदक, यानी ब्रॉन्ज मेडल। 4 आपके यहाँ पे कांस्य पदक है, कांस्य, ठीक। देखिए एक जो गोल्ड मेडल मिला था, ये सबको ही पता है, ठीक है। ये भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में मिला था ये नीरज चोपड़ा को, ठीक है। नीरज चोपड़ा है, बहुत फेमस भी हो गए इसी के बाद, नीरज चोपड़ा, इनको ये मिला था। ध्यान रखना भाई, किसके लिए मिला था? भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के लिए, ठीक है। भाला फेंक के लिए, भाला फेंक के लिए इनको ये मिला था, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। भाला फेंक। 2 जो रजत पदक मिले हैं, एक रजत पदक मिला यहां पे मीराबाई चानू को, मीराबाई चानू को एक रजत मिला पे, किसके लिए मिला? वेट लिफ्टिंग के लिए, ठीक है। भारोत्तोलन बोलते हैं इसका पे, इसको इनको वेट भारोत्तोलन, ठीक है। भारोत्तोलन के लिए इनको वेट लिफ्टिंग के लिए मिला। दूसरा जो यहां पे मिला था वो मिला था पे रवि कुमार दहिया को, रवि कुमार दहिया को यहाँ पे दूसरा रजत मिला था। ये मिला था कुश्ती के लिए, रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए इनको ये दिया गया था, ठीक है। अब देखिए मैं जब कांस्य पदक की बात करता है, 4 मिले हैं। सबसे पहला जो कांस्य मिला था नंबर 1 पे, ठीक है, ये मिला है पीवी सिंधु को ये मिला है, पीवी सिंधु को। हम जानते हैं कि जो पीवी सिंधु है ये बैडमिंटन की एक खिलाड़ी है, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन की ये खिलाड़ी है, मैंने बोल दिया। दूसरा जो यहां पे जो दूसरा मिला हुआ है, ये जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम, पुरुष की जो अपनी हॉकी टीम है, हॉकी टीम, उसको ये मिला हुआ है, पूरी टीम को मिला हुआ है। तीसरा जो मिला है यहाँ पे, ये मिला है लवलीना, ठीक है, बोरहोगन, ऐसा इनका नाम है। लवलीना जो बोरहोगन है, इनको तीसरा ही मिला हुआ है, ठीक है। इनको मिला हुआ है यहाँ पे मुक्केबाजी के लिए, किसके लिए? यहाँ पे मुक्केबाजी, आपको ये देखना, मुक्केबाजी के लिए आपको ये मिला हुआ है, ठीक है। चौथा जो मिला हुआ है नंबर 4 पे, मैं इधर को लिखता हूं, आपको उधर आपको दिख नहीं रहा होगा। चौथा आपको जो मिला यहाँ पे, ये मिला है बजरंग पुनिया को ये मिला हुआ है, ध्यान रखना, बजरंग पुनिया को, ठीक है। ये किसके लिए मिला है? ये भी रेसलिंग यानी कुश्ती के लिए मिला हुआ है, ये भी बजरंग पुनिया को भी कुश्ती के लिए मिला हुआ है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोक्यो ओलंपिक के बारे में जितने भी जो आपको ये पुरस्कार मिले हुए हैं, ये आपको 100% आपको ये याद रखने हैं, ठीक हो गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं पैरा ओलंपिक के बारे में। देखिए पैरा ओलंपिक जो थे, ये आपके 16वां संस्करण इसका हुआ, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, आप पैरा ओलंपिक में जो सर्वाधिक मेडल जीते हैं, जो सर्वाधिक, ठीक है, जो पुरस्कार जीते हैं, वो जीते हैं चीन ने। पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक पुरस्कार किसने? यहाँ पे चीन ने जीते हैं, ठीक है, मतलब पदक।
देखिए यहाँ पे पैरा ओलंपिक क्या होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए अलग से ओलंपिक आयोजित होते हैं, उन्हें पैरा ओलंपिक कहा जाता है। 16वें हुए हैं, ठीक है। सर्वाधिक किसने जीते, यहाँ पे चीन ने जीते हैं। मैंने आपको एक बात ये समझाई, ठीक है। इनका जो थीम सॉन्ग था, ठीक है, इनका जो यहाँ पे जो थीम इन्होंने सॉन्ग था वो था कर दे कमाल तू, कर दे कमाल, कर दे कमाल तू। ये इस पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग था, मैंने आपको ये समझाया। इसमें देखिए आप एक बात और ध्यान रखना, भारत जो था, भारत पदक तालिका में भारत पदक है, ये भारत यहाँ पे 24वें नंबर पे रहा, ठीक है। भारत में कुल मिलाकर के 19 यहाँ पे क्या जीते हैं, इसने पदक जीते हैं। 19 पदकों में से आपको 19 के 19 याद नहीं रखने हैं, 19 में से भारत ने 5 जो जीते यहाँ पे वो गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। जो 5 गोल्ड जीते हैं वो आपको ध्यान रखना है। 19 में से इसने क्या पे 5 गोल्ड जीते हैं। 5 गोल्ड में देखिए यहाँ पे कौन कौन से 5 गोल्ड हैं, 3, 4 और 5। सबसे पहले यहाँ पे है देखो प्रमोद भगत, प्रमोद भगत, इस आदमी ने यहाँ पे गोल्ड जीता है सबसे पहले यहाँ पे प्रमोद भगत ने, ठीक है। दूसरे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कृष्ण नागर, प्रमोद भगत और कृष्ण नागर, ये जो 2 लोग हैं, इन 2 लोगों ने जो यहाँ पे जीता हुआ है, ये जीता बैडमिंटन के लिए। किसके यहाँ पे, बैडमिंटन के लिए इन्होंने ये जीता है, बैडमिंटन के लिए, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे प्रमोद भगत और कृष्ण नागर। दूसरे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ पे लिखो सुमित अंतल, सुमित अंतल को जो यहाँ पे गोल्ड मिला हुआ है, ये मिला हुआ है जेवलिन थ्रो के लिए, ठीक है, यानी कि भाला फेंक के लिए, जो उधर उसको मिला था नीरज चोपड़ा को, भाला फेंक के लिए इसको ये दिया गया, ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक है मनीष, ठीक है, मनीष नरवाल, और एक है अवनी लखेरा। इन दोनों को जो मिला हुआ है, ये मिला है शूटिंग के लिए, ठीक है। इन्होंने आप इनको शूटिंग के लिए इनको मिला हुआ है, निशानेबाजी के लिए, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक में आपको जो पैरा ओलंपिक है उसके बारे में आपको इतनी ही बात आपको ये ध्यान रखनी है, चलो ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सीधे एग्जामिनर फोकस करता है, ठीक है, उन करंट अफेयर को मैं आपके लेके आऊंगा। टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम वीडियोज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम तक हो जाएगा, परेशान होने का नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, देखिए मेरी अपनी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी, ठीक है। सपोर्ट करने का है, वीडियो को चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर करने का है। सब्सक्राइब किए बिना जाने की सोच तो नहीं रहे हो ना, सोचना ही नहीं है, सब्सक्राइब करके ही जाना है। इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको, अच्छा कंटेंट ऑलवेज मैं आपको दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। और वीडियो को देखिए पे केवल आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा, लाइक करना है और आपके जो फ्रेंड जो लोग हैं वहां तक आपको पहुंचाना है, तभी जाकर के ये सब चीजें यहाँ पे इस तरह से आपकी चलेंगी, ठीक है। चलिए तो बने रहिए, सब्सक्राइब के बिना जाने का है, बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।